हेलो दोस्तों, आज हम आपके लिए संघ पोरीफेरा का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेके आए हैं, जो कि टीजीटी, पीजीटी, नीट, एलटी और क्लास 9th और 11th के बच्चों के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और चाहे आप टीजीटी की तैयारी कर रहे हों, चाहे पीजीटी की, चाहे एलटी की, चाहे नीट की, चाहे 11th और 9th के बच्चे हों, आप अपनी कॉपी में इनका नोट्स भी बड़ी आसानी से बना सकते हैं। तो चलिए हम संघ पोरीफेरा के बारे में देख लेते हैं। तो सबसे पहले पोरीफेरा जो संघ है वह ग्रीक भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है। एक है पोरोस, पोरोस का मतलब होता है पोर, और दूसरा है फेरी, फेरी का मतलब होता है टू बियर। यानी अगर इनका हम सामान्य भाषा में अर्थ समझें तो इनका सामान्य भाषा में अर्थ हो जाएगा छिद्रयुक्त जीव, यानी छिद्रधारी प्राणी। तो सबसे पहले हम इनका परिचय एवं इतिहास देख लेते हैं। तो देखिए, ये निम्न कोटि के बहुकोशिकीय जंतु हैं जिनमें शरीर संगठन केवल कोशिकीय स्तर का होता है, अर्थात ऊतक रहित होता है। तो देखिए, एनिमल किंगडम में जब हम पढ़ते हैं तो यह जो पोरीफेरा संघ है, पोरीफेरा ही एकमात्र ऐसा संघ है बेटा जिसके जीवों के शरीर में कोशिकाएं पाई जाती हैं लेकिन ऊतक नहीं पाया जाता। देखिए, पोरीफेरा का अर्थ है पोर बियरर, अर्थात छिद्रधारी प्राणी। इनके शरीर पर असंख्य छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिन्हें हम आस्टिया बोलते हैं, और इसी आस्टिया में से होकर भोजन, पानी, ये सब क्या करता है, इसके शरीर के अंदर इंटर करता है, प्रवेश करता है। और इनमें एक अकेला बड़ा सा छिद्र पाया जाता है जिसे हम आस्कुलम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आस्कुलम बोलते हैं। और इस आस्कुलम के थ्रू पानी क्या हो जाता है, पानी एग्जिस्ट हो जाता है, यानी पानी बाहर निकल जाता है। तो देखिए, ये जो आस्टिया दिया है, इसमें दिया है इनमें से होकर जल इनके शरीर में प्रवेश करता है। अरस्तु ऐसे पहले वैज्ञानिक थे जिसने इन जीवों का अध्ययन किया और इन्हें स्पंज का नाम दिया। और इन्हें देखिए स्पंज नाम इसलिए दिया क्योंकि इनमें जल को जो है एब्जॉर्ब करने की, सोखने की, धारण करने की क्या होती है, अपार क्षमता पाई जाती है। 17वीं सदी के वैज्ञानिकों ने इसे पादपों के साथ रखा। सन 1765 में एलिस ने देखा कि ये बाहरी जल को शरीर में खींचते हैं और बाहर निकालते हैं, अतः उन्होंने स्पंजों को जंतुओं के साथ रखा। रॉबर्ट ग्रांट सन 1825 में ने इनके जंतु होने की पुष्टि की और पोरीफेरा संघ के अंतर्गत रखा। अब तक इनकी लगभग 10,000 जातियों की खोज की जा चुकी है। आगे हम इनका सामान्य लक्षण पढ़ेंगे, यानी जनरल कैरेक्टर पढ़ेंगे। तो पहला इनका जो सामान्य लक्षण है, ये पौधों के समान स्थानबद्ध प्राणी हैं। ये पौधों के समान क्या होते हैं, एक जगह स्थिर रहते हैं या किसी न किसी आधार से ये क्या चिपके रहते हैं। जैसे ये किसी मछली के शरीर के ऊपर चिपक जाते हैं, समुद्री जो जहाज होते हैं उनके साथ चिपक जाते हैं, या समुद्र के अंदर जो पत्थर होते हैं, कंकड़ होते हैं, उनके साथ ये चिपके हुए पाए जाते हैं, यानी ये स्थानबद्ध होते हैं। स्थानबद्ध का मतलब होता है ये सेसाइल होते हैं। क्या होते हैं बेटा? ये सेसाइल होते हैं। दूसरा इनका जो कैरेक्टर है, शारीरिक रचना कोशिकीय स्तर की होती है। मैंने आपको पहले ही बताया, इनमें कार्यों के अनुरूप कई प्रकार की कोशिकाएं होती हैं किंतु वे ऊतक नहीं बनाती। ये अपना कार्य स्वतंत्र रूप से करती हैं, अर्थात एक दूसरे पर निर्भर नहीं रहती। अब इनका जो तीसरा लक्षण है, तो तीसरा लक्षण आप देखिए, तीसरा लक्षण ये आपका तीसरा, आप इसको लिख लीजिएगा। ये तीसरा लक्षण है, ये द्विस्तरीय प्राणी हैं, यानी डिप्लोब्लास्टिक क्या हैं, प्राणी हैं। बाह्य स्तर या डर्मल उपकला, जिसे हम डर्मल इपिथीलियम भी बोलते हैं, चपटी पिनेकोसाइट्स यानी फ्लैट पिनेकोसाइट्स की, तथा आंतरिक स्तर या जठरी उपकला, जिसे हम गैस्ट्रल इपिथीलियम बोलते हैं, कीप कोशिकाओं, कॉलर सेल्स और कोएनोसाइट्स की बनी होती हैं। इस स्तर को कोएनोडर्म भी कहते हैं। कीप कोशिकाओं का पाया जाना फाइलम पोरीफेरा की क्या है, विशेषता है। अगर हम इसके
अगले कैरेक्टर की बात करें, नेक्स्ट कैरेक्टर की, तो इसको आप नेक्स्ट कैरेक्टर मान लीजिए। अंक आप जो है स्वयं डाल लीजिएगा। तो देखिए, शरीर की सतह पर असंख्य सूक्ष्म छिद्र होते हैं जिनके द्वारा पानी स्पंज गुहा में प्रवेश करता है। ये आयस्क या आष्टिया कहलाते हैं। अगला जो कैरेक्टर है इनका, अगला कैरेक्टर आप इसको मान लीजिए। अगला कैरेक्टर आप इसको मान लीजिए। तो अगला कैरेक्टर है, इनकी देह भित्ति में नाल प्रणाली यानी कैनाल सिस्टम होती है जिसके द्वारा नालें स्पंज गुहा में खुलती हैं। स्पंज गुहा अपवाही रंध्र या आस्कुलम द्वारा बाहर खुलती हैं। इनका अगला कैरेक्टर है, पानी की धारा आयस्क में से होकर कैनाल या नालों में से होती हुई कक्षों, जिसे हम चैम्बर्स बोलते हैं, वह स्पंज गुहा में से होती हुई फिर आस्कुलम द्वारा क्या होती हैं, ये बाहर निकल जाती हैं। मैंने आपको पहले ही बताया, आष्टिया ये ढेर सारे छिद्र होते हैं और सूक्ष्म छिद्र होते हैं, इनके द्वारा पानी एंटर करता है। और आस्कुलम सिंगल होता है, अकेले होता है, और आस्कुलम के थ्रू पानी क्या होता है, एग्जिस्ट हो जाता है। ऊपर जो आप देख रहे हैं उसको मैंने पीछे आपको बता दिया था, यहाँ तक हमने आपको बता दिया था। तो इनको आप जो है एक बार लिख चुके हैं तो दोबारा मत लिखिएगा। आप जो है इसको देखिए दिया है, पानी की धारा अपने साथ पोषण के लिए खाद्य पदार्थों तथा श्वसन के लिए ऑक्सीजन शरीर में लाती है तथा उत्सर्जी पदार्थों एवं जनन कोशिकाओं को बाहर ले जाती है। अगला जो इसका सामान्य लक्षण है, कैरेक्टर है, ये वाला देखिए, संवेदी एवं तंत्रिका कोशिकाएं इनमें नहीं होती। प्रत्येक कोशिका अकेले ही स्वतंत्र रूप से उत्तेजनाओं को ग्रहण कर दूसरी कोशिकाओं में पहुंचा देती है। अगला कैरेक्टर है इसका, ये वाला, शरीर के स्तरों के बीच कैल्शियम कार्बोनेट अथवा सिलिका की बनी कंटिकाएं यानी स्पिक्यूल्स अथवा स्पॉन्जिन तंतुओं यानी स्पॉन्जिन फाइबर्स का इनमें क्या पाया जाता है, अंतः कंकाल पाया जाता है। अगला कैरेक्टर है इनका, ये एक लिंगी अथवा द्विलिंगी होते हैं। जनन अलैंगिक एवं लैंगिक दोनों विधियों द्वारा होता है, किंतु निश्चित जनन यानी गोनैड्स अनुपस्थित होते हैं। अलैंगिक जनन मुकुलकों यानी गेम्यूल्स तथा कलिकोत्पादन यानी बडिंग द्वारा होता है। अगला कैरेक्टर है इनका, ये वाला, इनमें पुनरुद्भवन यानी रीजनरेशन की अपार क्षमता पाई जाती है। और पुनरुद्भवन का मतलब आप जानते हैं कि अगर पोरीफेरा संघ के जीवों के शरीर का कोई हिस्सा टूट जाए या कट जाए तो उसके जगह पर फिर से वो क्या हो जाता है, नया जो पार्ट होता है, भाग होता है जो टूटा होता है, वो फिर से उनमें आ जाता है। लैंगिक जनन में एम्फीब्लास्टुला अथवा पैरेनकाइमुला लार्वा बनता है, यानी इनमें क्या पाया जाता है, इनमें जो लार्वा अवस्था होती है इनके लैंगिक जनन में, वो एम्फीब्लास्टुला और पैरेनकाइमुला लार्वा पाई जाती है। देखिए, आपको मैं एक चीज़ और बता दूं, जब हम जंतु जगत का वर्गीकरण पढ़ते हैं तो उनमें हम लार्वा स्टेज के भी बारे में पढ़ते हैं। देखिए, जंतु जगत में दो प्रकार का लार्वा अवस्था पाया जाता है। एक तो पाया जाता है आपका डायरेक्ट और दूसरा पाया जाता है इनडायरेक्ट, यानी डायरेक्ट डेवलपमेंट, और एक पाया जाता है इनडायरेक्ट डेवलपमेंट यानी प्रत्यक्ष परिवर्धन और अप्रत्यक्ष परिवर्धन। तो जिन जीवों में डायरेक्ट यानी डेवलपमेंट पाया जाता है, प्रत्यक्ष परिवर्धन पाया जाता है, तो उनमें लार्वा अवस्था नहीं पाई जाती, लेकिन जिनमें इनडायरेक्ट डेवलपमेंट पाया जाता है उनमें लार्वा अवस्था पाई जाती है। तो पोरीफेरा संघ के जीवों में इनडायरेक्ट डेवलपमेंट देखने को मिलता है, यानी इनमें लार्वा अवस्था पाई जाती है। कौन लार्वा? एम्फीब्लास्टुला और पैरेनकाइमुला लार्वा अवस्था इनमें पाई जाती है।
ये देखिए यहाँ पे कुछ फिगर आप देख रहे हैं। आप ल्यूकोसोलोनिया को देखिए, साइकान को देखिए और यूप्लेक्टेला को देखिए। देखिए साइकान में छोटे छोटे जो छिद्र हैं वो डर्मल ऑस्टिया हैं और ऊपर एक बड़ा सा छिद्र है जो क्या है, जो कि आपका आस्कुलम है। ये ऑस्टिया के थ्रू पानी क्या करता है, इंटर करता है और आस्कुलम के थ्रू पानी एग्जिस्ट हो जाता है। बगल में आप जो देख रहे हैं इसका एक छोटा सा उभार, ये वाला संरचना जो आप देख रहे हैं उभार, ये बड है, मुकुल है। बाद में ये क्या करता है, बाद में ये मातृकोशिका से अलग हो जाता है और अलग होकर एक नया साइकान बना लेता है। ये इसका आप जो सबस्ट्रेटम देख रहे हैं, सबस्ट्रेटम, ये इसका क्या है, ये इसका वह हिस्सा होता है जिससे यह क्या करती है, समुद्री जहाज़ों से, लकड़ियों के लट्ठों से, पत्थरों और चट्टानों से चिपकी रहती है, यानी सेसाइल अवस्था में पड़ी रहती है। ये आप यूप्लेक्टेला को देख रहे हैं। यूप्लेक्टेला ये भी एक प्रकार का क्या है, ये भी एक प्रकार का स्पंज है। और यूप्लेक्टेला आप जानते हैं, इसे हम विनस के फूलों की डलिया भी बोलते हैं। यूप्लेक्टेला को विनस के फूलों की डलिया भी बोलते हैं। जापान में इसे कोई जब नव दंपतियों की शादी होती है, जो नव दंपति होते हैं, तो उन्हें यह उपहार के रूप में दिया जाता है। आगे देखिए, पोरीफेरा के 3 वर्गों के लक्षणों का हम तुलनात्मक अध्ययन करते हैं। यानी पोरीफेरा को 3 क्लासेज में बांटा गया है, कैलकेरिया, हेक्सैक्टिनेलिडा और डीमोस्पॉन्जिया। तो सबसे पहले हम बारी बारी से तीनों के जो तुलनात्मक लक्षण हैं उनको देखते हैं। तो देखिए, इनका जो प्राकृतिक वास होता है, कैलकेरिया रहता है समुद्री जल में और हेक्सैक्टिनेलिडा के जो सदस्य होते हैं वो भी समुद्री जल में और डीमोस्पॉन्जिया के सदस्य समुद्री या अलवणीय जल में पाए जाते हैं। अगर हम इनके कंकाल की बात करें तो कैलकेरिया में कैल्शियम कार्बोनेट से निर्मित कंटिकाएँ पाई जाती हैं, यानी स्पिक्यूल्स पाए जाते हैं। हेक्सैक्टिनेलिडा में सिलिका से निर्मित कंटिकाएँ पाई जाती हैं और डीमोस्पॉन्जिया में सिलिकामय कंटिकाएँ या स्पॉन्जिन तंतु पाई भी जाती हैं या अनुपस्थित भी होती हैं। कंटिकाओं की अगर हम संख्या की बात करें, प्रकार की बात करें, तो देखिए कैलकेरिया में 1, 3 या 4 कंटिकाएँ पाई जाती हैं और इनमें अरीय सममिति भी पाई जाती है। और हेक्सैक्टिनेलिडा में 6 कंटिकाएँ पाई जाती हैं और इनमें भी अरीय सममिति पाई जाती हैं। और डीमोस्पॉन्जिया में 1 या 4 कंटिकाएँ ये भी क्या होती हैं, अरीय होती हैं। अगर हम इनके संकुचन की क्षमता की बात करें तो कैलकेरिया में संकुचन क्षमता नहीं पाई जाती, हेक्सैक्टिनेलिडा में भी नहीं पाई जाती, लेकिन डीमोस्पॉन्जिया में ये पाई जाती हैं। अगर हम इनके नाल तंत्र यानी कैनाल सिस्टम की बात करें तो देखिए कैलकेरिया में स्कान, साइकान या ल्यूकान तीनों प्रकार का नाल तंत्र देखने को मिलता है, लेकिन हेक्सैक्टिनेलिडा में ल्यूकान प्रकार का नाल तंत्र और डीमोस्पॉन्जिया में रेगान या ल्यूकान प्रकार का नाल तंत्र देखने को मिलता है। अगर हम इनके आकार की बात करें तो कैलकेरिया के जो सदस्य होते हैं वो 10 सेंटीमीटर तक लंबे होते हैं, हेक्सैक्टिनेलिडा के सदस्य 1 मीटर तक लंबे और डीमोस्पॉन्जिया के जो सदस्य होते हैं वो काफ़ी बड़े होते हैं। अब कैलकेरिया में आपका ल्यूकोसोलोनिया आता है, हेक्सैक्टिनेलिडा में यूप्लेक्टेला आता है और डीमोस्पॉन्जिया में आपका यूस्पॉन्जिया आता है। तो ये कुछ सामान्य जानकारियाँ थी फाइलम पोरीफेरा के बारे में। इनको आप अपने कापी में नोट डाउन कर लीजिएगा। मेरे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा और दोस्तों में इसे शेयर करिएगा। और मेरा अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो उसे लाइक करिएगा, जो कमियां हैं उसे भी आप कमेंट के माध्यम से बताइएगा। और सब्सक्राइब इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आने वाले हमारे नए वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको उससे सबसे पहले मिलेगा। तो अब पोरीफेरा के
और भी जो महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं उनका मैं ऑप्शनल वीडियो अगली वीडियो में आपके लिए लेके आऊँगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।